जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले के बाद से आतंकियों की तलाश के लिए ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि इस हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम भी आज गांदरबल पहुंच रही है। 4 सदस्यीय एनआईए टीम गांदरबल जा रही है। आपको बता दें कि कल शाम हुए हमले में एक डॉक्टर और 5 गैर कश्मीरी समेत 7 लोगों की जान चली गई। आतंकी हमले में 5 अन्य घायल हैं। यह हमला तब हुआ जब गांदरबल के गुंड में सुरंग परियोजना पर काम कर रहे मजदूर और अन्य कर्मचारी देर शाम अपने शिविर में लौट आए थे। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा आतंकी संगठन द रेजिडेंट फोर्स यानी कि TRT हो सकता है। लंच टाइम की शुरुआत करते हैं आतंक को करारी चोट के संकल्प के साथ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में कल रात आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम देते हुए टनल बनाने वाले मजदूरों पर बड़ा हमला किया। घाटी में किसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण श्रमिकों पर यह पहला बड़ा हमला हुआ है। यह हमला साबित करता है कि घाटी में लोकतंत्र बहाली से आतंकी संगठन घबराए हुए हैं। नई सरकार के गठन से वे बौखला गए हैं और 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनी गई सरकार का गठन हुआ और आतंकियों ने हमले को अंजाम दे दिया। लेकिन आतंकी बच नहीं सकेंगे। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए घेराबंदी कर दी है। कल रात से शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देश का जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के कायराना हमले के बाद घाटी में सुरक्षा बलों ने सुरक्षा सख्त कर दी है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए गांदरबल में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। कल देर रात शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग क्षेत्र में आतंकियों ने एक बड़ा आतंकी हमला किया। सोनमर्ग में निर्माणाधीन सुरंग की वही साइट है जहां रविवार शाम को आतंकियों ने मजदूरों और कर्मचारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें से 7 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 5 मजदूर घायल हो गए, जिनका श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये आतंकी संगठन श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट की 1 महीने से रेकी कर रहे थे और रविवार शाम को 2 से 3 आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया। ये हमला तब किया गया जब टनल पर काम कर रहे सभी वर्कर खाना खाने के लिए मेस में इकट्ठा हुए थे। आतंकियों ने वहां मौजूद वर्कर्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आतंकियों ने चुन चुन कर मजदूरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस फायरिंग में 2 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गईं। बड़ी बात यह है कि यह आतंकी हमला घाटी के विकास पर हुआ है। आतंकियों ने जिन मजदूरों पर हमला किया है वे सोनमर्ग की जेड मोड़ सुरंग पर काम कर रही टीम का हिस्सा थे। यह ऑल वेदर टनल मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले की गगनगीर घाटी को सोनमर्ग से जोड़ती है। इस वक्त हम गगनगीर में हैं और ये वही लोकेशन है जहां टनल का काम चल रहा था। जेड मोड़ टनल जो कि काफी इंपॉर्टेंट टनल है और ये टनल ऑल वेदर कनेक्शन बनाएगी गगनगीर से सोनमर्ग तक। इसकी इनॉग्रेशन होने वाली थी और ये जो नॉन लोकल लेबरर्स थे, ऑफिसर्स थे, ये मेस के बाहर थे जब उन पे अटैक हुआ। हमने लोगों से यहां बात की तो उन्होंने कहा तकरीबन 100 से 150 जो है फायर हुए और इसमें 7 लोग जो हैं मारे गए हैं। इनमें से 5 नॉन लोकल हैं और इन नॉन लोकल्स की बात करें तो इनमें से जो 2 ऑफिसर्स थे इस कंस्ट्रक्शन एजेंसी की जहां जो इस टनल का काम कर रही थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी सन्नाटा है और अगर उस तरफ जाएं तो जो सुरक्षा एजेंसीज हैं आगे जाने नहीं दे रही हैं फिलहाल, क्योंकि अंदर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी बिल्कुल कोई यहाँ पे नहीं है और आसपास सब तरफ सिक्योरिटी फैली हुई है। चाहे पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, सेना की बात करें, तो सभी लोग लगे हुए हैं क्योंकि ये भी हो सकता है कि मिलिटेंट आसपास हो तो अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा है इस इलाके में। इस बीच सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। गांदरबल के इस हमले से 50 किलोमीटर दूर बारामूला में सुरक्षा बलों ने इस आतंकी को मार गिराया है। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। इस इलाके में भी सोमवार सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स यानी
टीआरएफ का नाम हो सकता है। आज सुबह हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। बताया जा रहा है कि टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड था। उसी के इशारे पर टीआरएफ के लोकल मॉड्यूल ने हमले को अंजाम दिया है। टीआरएफ पहले कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाता था, लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल के दौरान संगठन ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है। टीआरएफ अब कश्मीरी पंडितों के अलावा सिख और गैर स्थानीय लोगों को भी निशाना बना रहा है। गांदरबल से मीर फरीद और अशरफ वानी के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये बड़ा आतंकी हमला हुआ सरकार गठन के बाद, इसमें 7 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से अशरफ वानी। अशरफ, सरकार के गठन के बाद ये बड़ा हमला, फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और क्या कुछ इनपुट मिल पा रहा है हमें? गुंजन, दरअसल अगर देखें तो सरकार बनने में मात्र अभी 5 दिन हुए हैं। 16 अक्टूबर को ही शपथ ली थी जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया चुनाव हुए और जमकर लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और आखिरकार जम्मू कश्मीर के मतदाताओं की मर्जी के मुताबिक सरकार भी बन गई। लेकिन 2 आतंकी हमले हुए, खासतौर से निशाने पर थे गैर राज्य के कामगार या काम करने वाले लोग। एक तो शोपियां में हुआ था 3 दिन पहले, जहां पर एक बिहार के शुभम नाम के एक जो है कामगार को मारा गया। वो वहां पर काम करने के लिए गया था। उसके बाद जो है अब कल शाम यानी रविवार शाम को, देर शाम को जम्मू कश्मीर के उस इलाके में यह आतंकी घटना घटी है जो काफी सुरक्षित माना जाता है, जहां पर आतंकवाद उतना ज्यादा पिछले कई सालों के दौरान नहीं देखा गया। वो सोनमर्ग का इलाका है, गांदरबल जिले में ये इलाका आता है, लेकिन गांदरबल से काफी दूर है। और यहाँ पर जो निर्माण हो रहा था उस टनल का, जो कि एशिया की सबसे ऊंची और लंबी टनल है, यानी जो जोजिला टनल के नाम से मशहूर है, उसके 2 हिस्से हैं। एक तो जड़मारवा टनल जहां पर यह हादसा हुआ है, आतंकी घटना घटी। दूसरा जो है जोजिला टनल, और ये टनल लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन भी होगा, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं जो कश्मीर के विकास को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, कामगार हो, वर्कर हो, टेक्नीशियंस हो, उनको निशाना बनाने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से, और कहीं ना कहीं उन हजारों लोगों को खौफ में डालने की कोशिश जो कश्मीर के विकास को जो है मदद कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले करीब 2 साल से इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स जो हैं आतंकवादियों की तरफ से जम्मू कश्मीर में की गई हैं, हो रही हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान हालात बेहतर हुए थे, अंकुश लगा था इस तरह के आतंकी हमलों पर, और वही सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा एजेंसियों के सामने है। अगर सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों की सूत्रों की माने तो अभी भी जो है इस पर एनआईए के साथ साथ सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की जांच चल रही है। अब पूरी जांच जो है सबसे प्राइम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी देश की है एनआईए, उनके हाथ में है। वो ये पता लगा रहे हैं कि ये आतंकवादी आए कहां से, किस तरह से यहां पहुंचे, क्योंकि आतंकवादी जो है वो विदेशी बताए जा रहे हैं। और ये भी कुछ खुफिया जानकारी में मिल रही है कि आतंकवादियों ने हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान से जो है घुसपैठ इस इलाके में की है। लेकिन स्थानीय मदद के बिना ये आतंकी घटना अंजाम देना आतंकवादियों के लिए भी मुश्किल था। तो अब इसी तार को जोड़ने में सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां लगी है कि आखिर कौन सा वो ओवरग्राउंड वर्कर है या समर्थक आतंकियों का है जिसने इस जगत तक आतंकवादियों को पहुंचने में मदद दी है। बिल्कुल, ये बड़ी घटना है अशरफ, लेकिन क्या गृह मंत्रालय भी इस पर नजर बना रहा है? और रिपोर्ट मांगने को लेकर भी बात है कि क्या इस घटना पर गृह मंत्रालय ने अब तक कोई रिपोर्ट मांगी है जांच एजेंसी से? बिल्कुल मांगी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों के दौरान सरकार का सबसे बड़ा फोकस यही था कि किस तरह से आतंकी वारदातों को कम किया जाए, और किसी हद तक सरकार जो है, खासतौर से गृह मंत्रालय जो है, उस चीज में सफल भी हुआ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को काबू करने में। लेकिन माना जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान घुसपैठ न सिर्फ जम्मू के इलाकों में बढ़ी, जो हमने देखा कि जम्मू में एक के बाद एक कई सारे आतंकी हमले हुए, वहां पर सुरक्षा एजेंसियों पर, सेना पर। लेकिन यहाँ पर कश्मीर में जो है निशाने पर जो है या तो माइनॉरिटीज हैं या फिर जो गैर राज्य के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस हमले
से कहीं ना कहीं जिस अंदाज से कश्मीर में भी लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, खासतौर से उस डॉक्टर के परिवार और उसके गांवों में जो बडगाम जिले का डॉक्टर शाहनवाज था और यहाँ उस जो प्रोजेक्ट साइट थी वहां पर बतौर मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा था, उनको भी कल आतंकी उन 7 लोगों में से एक वो डॉक्टर भी है, वहां पर भी काफी जो है गुस्सा देखा जा रहा है और जगह जगह पर जो है इस आतंकी वारदात के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। चलिए ठीक है अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपने अशरफ वानी को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार इस पर नजर बनाए हुए है और कैसे आतंकी साजिशों से अभी तक निजात नहीं मिल पा रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने टनल वर्कर पर हमला किया। रविवार रात करीब 8 से 8:30 बजे के लगभग की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जब लोग खाना खाने के लिए मेस में जा रहे थे। खाने की तैयारियां वहां पर चल रही थी। हथियारों से लैस 2 से 3 आतंकियों ने मजदूरों पर हमला कर दिया। इस हमले के चश्मदीद से हमारे संवाददाता मीर फरीद ने खास बातचीत की है, सुनिए जरा। हमारे साथ एक आई विटनेस है इस अटैक के, ये भी यहाँ काम करते हैं, इस साइट का ध्यान रखते हैं। सर आप ये बताइए कि कितने बजे इंसिडेंट हुआ, क्या सुना आपने? हम तो 7 बजे ड्यूटी पे आ गए। अच्छा, तो 7:30 के बीच में, 7:30 और 8 के बीच। 7:30 8 के बीच। तो जब ये हुआ क्या अफरा तफरी क्या हुआ उस टाइम पे? आप जब हम तो ड्यूटी पे थे, हमें कोई पता नहीं चला, हमें तो कॉल आई तो पता चला कि अच्छा, तो अभी क्या हालात है वहाँ पे? ये मतलब इस टनल का काम हो चुका था अब कंप्लीट? टनल तो कंप्लीट है बिल्कुल। अच्छा, अभी इसका उद्घाटन करना था इन्होंने 28 को, 28-29 तक। तो फिर अभी क्या काफी माहौल डर का आगे तो डर तो होगा बिल्कुल। वो तो काम करने वाले बंदे थे जिन पे अटैक किया उन्होंने। मेस पे थे बंदे, खाना खा रहे थे। खाना खा रहे। तो उसमें कौन कौन, कोई ऑफिसर भी थे आपके? दो जो सेफ्टी ऑफिसर थे, मैकेनिकल थे, तो और रीगर थे जो काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सब मारे गए, तो जख्मी भी हुए? जख्मी भी हुए। तो आप जानते थे इनमें से इन लोगों को? फेस टू फेस जानते हैं हम इनको, क्योंकि हमारी ड्यूटी चेंज होती रहती है ना। अच्छा, आप मिलते थे? हाँ, 1-2 बंदे थे जहाँ पे काम कर रहे थे, जो रीगर थे ना, जिसकी डेथ हुई है वही जहाँ पे था। रीगर क्या काम करते थे वो यहाँ पे? वो यही काम करते थे ना। अच्छा, चैन का कर रहे थे। तो क्या उनसे बात होती थी? किस तरीके के अच्छे बंदे तो अच्छे ही होते हैं सारे। अच्छा, तो अब ये जो है टनल मतलब कब तक खुल जाएगा ये, कोई आपका इसका कोई अभी आइडिया नहीं? तो उसके बाद से सभी जो है काम करने वाले अभी काम बंद है, तो सब काम तो बंद ही होगा। अगर अटैक हो गया तो काम कहाँ से होगा? काम बंद अभी फिलहाल। चलिए, थैंक यू। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की गृहमंत्री अमित शाह ने कड़ी निंदा की है। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। और क्या कुछ कहा अमित शाह ने? उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर आतंकी हमला हुआ है। यह हमला कायरतापूर्ण है। इस जघन्य कृत्य में शामिल आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये एक्स पर लिखा है अमित शाह ने। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार वालों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ये बात लिखी गृहमंत्री अमित शाह ने और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि बख्शे नहीं जाएंगे आतंकी। इधर एलजी मनोज सिन्हा ने भी लिखा है, मैं गगनगीर में नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की निंदा करता हूं और घृणित कृत्य के पीछे जो भी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये बात कही है मनोज सिन्हा ने और आतंक पर करारी चोट होने की बात कही है। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी है। ये बात कही है उपराज्यपाल ने। इस हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम भी आज दोपहर में गांदरबल पहुंच रही है। 4 सदस्यीय एनआईए टीम गांदरबल जा रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एनआईए गगनगीर हमले की जांच अपने हाथ में ले सकती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर एनआईए के हाथ में जांच जाती है तो कब तक आगे इस पूरे मामले पर कुछ होता है। बहरहाल 4 सदस्यीय एनआईए टीम गांदरबल मामले की पूरी जांच करने में जुटी हुई है। देखिए जरा। गृह मंत्रालय की तरफ से बोला गया है कि एनआईए की टीम वहां जल्द से जल्द पहुंचे और ये कहा जा रहा है कि जम्मू और जो श्रीनगर में एनआईए के कुछ सदस्य मौजूद हैं उनको वहां पर स्पॉट पर भेजने के लिए यहां से कहा गया है। हेडक्वार्टर की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि वहां तफ्तीश करने के लिए पहुंचा जाए। जल्द ही गृह मंत्रालय इस पूरे केस को एनआईए को सौंप सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसको कि यूएपीए के तहत आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है केंद्रीय गृह मंत्रालय, उसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान में मौजूद है। उसकी तरफ से इस बात
के बारे में यह कहा जा रहा है कि उसने जो है पूरी जिम्मेदारी ली है इस अटैक की। द रजिस्टर्ड फ्रंट बड़ा खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले कुछ सालों में 2-3 सालों से ये लगातार जो है काम कर रहा है और ये लश्कर ए तैयबा का मुखौटा ऑर्गेनाइजेशन है। और लश्कर ए तैयबा के ऊपर जब से इंटरनेशनल उसके ऊपर पाबंदियां लगनी शुरू हुई, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में उसने अपने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को काम देकर के इस तरीके से अटैक सुरक्षा बलों और जो वहां की पब्लिक है उसके ऊपर अटैक कराए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जो नॉन लोकल्स मजदूर हैं उनके ऊपर द रेजिस्टेंट फ्रंट की तरफ से कई बार हमले किए गए, सुरक्षा बलों के ऊपर भी कई बार हमले किए गए। राजौरी और पुंछ के इलाके में सुरक्षा बल जब ऑपरेशन करने के लिए निकले तो उस दौरान भी उनके ऊपर अटैक किए गए। तो एक ये नया तरीका उनकी तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है कि अटैक करो और भाग जाओ, जंगलों में छिप जाओ। इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल द रेजिस्टेंट फ्रंट आतंकी संगठन की तरफ से किया जा रहा है। और अब बात दिल्ली के रोहिणी में हुए ब्लास्ट की कर लेते हैं। इसे लेकर देश की तमाम बड़ी जांच एजेंसियां पड़ताल में जुट गई हैं। इस तेज धमाके के बाद आसपास के इलाके में सफेद पाउडर मिला है, जिनकी जांच की गई है। अब पुलिस इस धमाके से जुड़े तारों को खंगालने में जुट गई है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम को एक लेटर लिखा है, जिसमें जस्टिस लीग इंडिया नाम के चैनल के बारे में जानकारी मांगी गई है। दरअसल ब्लास्ट के बाद कल शाम टेलीग्राम चैनल पर धमाके का सीसीटीवी वीडियो डालकर धमाके की जिम्मेदारी ली गई थी। हालांकि अभी तक टेलीग्राम की तरफ से इसका कोई भी उत्तर नहीं मिला है। त्योहार के मौसम को देखते हुए भी पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है। इसका धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जांच के लिए पहुंची जांच एजेंसियों ने इस धमाके को मिस्टीरियस ब्लास्ट यानी कि रहस्यमयी धमाका करार दिया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि धमाके को इसलिए भी मिस्टीरियस ब्लास्ट कहा जा रहा है क्योंकि मौके से किसी तरह का टाइमर, डेटोनेटर या कोई मेटल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला है। अब सवाल ये उठता है कि फिर विस्फोटक में ऐसा क्या ट्रिगर हुआ कि जोरदार धमाका हुआ। इसकी जांच की जा रही है। उम्मीद यह भी है कि जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। आज पुलिस स्मृति दिवस पर देश शहीद पुलिसकर्मियों को नमन कर रहा है। न्याय की रक्षा में शहीद हुए जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में शहीद जवानों को नमन किया। इस दौरान गृह मंत्री ने परेड की सलामी भी ली। उनके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सीआरपीएफ बैंड की शानदार प्रस्तुति हुई। इसकी पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से गृह मंत्री ने शहीदों को नमन किया, बलिदानियों को याद किया। उससे जुड़ी ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर्वोच्च बलिदान है और कुछ भाग्यशाली जाबाजों को ही देश की पावन। आज हम सुरक्षित है, हम विकास के रास्ते पर आगे चल रहे हैं, हमारे परिवार चैन की नींद सो रहे हैं। इसके पीछे ये हजारों बलिदानियों का सर्वोच्च बलिदान है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि 36,468 पुलिस के जो जवानों ने, अलग अलग बल के कर्मियों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसी के चलते आज देश इतनी प्रगति कर पाया है। और अब बात करते हैं दिल्ली की आबोहवा की, जो सर्दियों की शुरुआत से पहले ही खराब हो चुकी है। हवा में स्मॉग की चादर साफ नजर आ रही है, जबकि कई लोगों ने सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत भी की है। यह हाल तो हवा का है, जबकि दिल्ली में यमुना नदी की हालत इससे भी ज्यादा खराब हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना नदी में सफेद जहरीला झाग तैरता हुआ दिख जाएगा। इस जहरीले झाग ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि दिवाली के बाद छठ पर्व मनाया जाएगा, तब यमुना के इसी जल में लोग अर्घ्य देने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि केंद्र और दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना नदी को साफ करने के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, मगर ये जो तस्वीरें लोगों के सामने हैं वो सारी हकीकत बयां कर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रदूषण के विरुद्ध महायुद्ध की बात सरकारें कर रही है, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ आबो हवा खराब हो गई है दिल्ली की, तो वहीं दूसरी ओर यमुना नदी में जहरीला झाग तैरता हुआ नजर आ रहा है। यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए छठ महापर्व पर लोग पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले जरा तस्वीर आप देख लीजिए। ये वही यमुना है जहां लोग अर्घ्य देने पहुंचेंगे, पूजा संपन्न करने पहुंचेंगे। लेकिन एक तरफ तस्वीर दिल्ली की हवा की भी है, दिल्ली के आसमान की भी है, जहां सफेद स्मॉग की चादर आप देख पा रहे हैं। प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्तर पर पहुंच रहा है। 200 से 300 के आसपास ये
सूचकांक जो है वो पहुंच रहा है वायु गुणवत्ता का। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक सरकारें जो दावे कर रही हैं वो असल हकीकत में तब्दील होंगी। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, इंडिया गेट की तस्वीर, यहाँ सफेद धुंध नजर आ रही है, तो वहीं यमुना नदी पर भी सफेद झाग तैरता हुआ नजर आ रहा है, जो स्पष्ट करता है कि पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है। इधर हवा भी बहुत ज्यादा प्रदूषित नजर आ रही है, जो हमारी और आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, पानी और हवा दिल्ली की दोनों ही खराब हो गए हैं। यमुना नदी में जहरीला झाग तैरता हुआ नजर आ रहा है। आखिर बड़ा सवाल ये कि यमुना को लेकर तमाम तरह के दावे करने वाली केंद्र और राज्य की सरकार, दिल्ली की सरकार, आखिर कब इस पर बड़ा कदम उठाएगी। दिल्ली में छाए स्मॉग ने अक्षरधाम मंदिर को अपने आगोश में ले लिया। धुंध की वजह से मंदिर साफ नजर आना बंद हो गया है। दूसरी तरफ इस स्मॉग ने सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार को थाम दिया है। आलम यह रहा कि उजाला होने के बाद भी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी और आम दिनों में हाईवे पर फर्राटा भरने वाली गाड़ियां थमकर चलती हुई नजर आईं। इसी तरह इंडिया गेट पर भी वायु प्रदूषण का असर नजर आया। इंडिया गेट कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। हालांकि इस दौरान वहां रोज की तरह कई लोग घूमने तो कई लोग रनिंग करते हुए भी दिखे। ये हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ वातावरण में हवा की क्वालिटी बताने वाला AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से कम होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में हर साल सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बद से बदतर हो जाता है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर प्लस कैटेगरी तक पहुंच जाता है। पोल्यूशन वैसे तो दिखने में तो दिख रहा है, काफ़ी सारा धुंध जैसा जो धुआं, स्मॉग जिसको बोलते हैं, तो वो तो दिख रहा है। बट ऐसे सांस लेने में तो जैसा पहले था वैसे ही है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस बट ये दिखने में दिख रहा है कि स्मॉग बढ़ता जा रहा है। देखा जा रहा है कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है इस एरिया पे, तो इसका सोल्यूशन यही है कि पटाखे कम जलाने चाहिए। कल जैसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पटाखे जलें, जिसके कारण पोल्यूशन बहुत फैल रहा है दिल्ली में, और इसके साथ ही यहाँ पे बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही है और पोल्यूशन से बहुत ही इफेक्ट पड़ता है बॉडी को। हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जिसमें हमें सुबह सुबह कॉलेज जाना होता है 6:30 के करीब, बट यहाँ पे यानी इतना पोल्यूशन होने लग गया जिससे यानी सांस लेने में थोड़ी महसूस सा होता है कि हाँ पोल्यूशन बढ़ गया दिवाली से पहले, क्योंकि कल एक फेस्टिवल था करवा चौथ, जिसकी वजह से कल भी पटाखे बैन है, पर फिर भी इतने ज़्यादा पटाखे फूटे हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ सरकार अभी कुछ कर नहीं है। तो जिससे हमें इस सरकार को अभी कुछ करना चाहिए इस पोल्यूशन का, जिससे जो स्कूल के बच्चे होते हैं सुबह सुबह जाते हैं, कॉलेज के बच्चे होते हैं, उन्हें दिक्कत आती है। तो यही रिक्वेस्ट है कि सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। यानी सवाल हमारी सांस का है, हमारी जिंदगी का है। मनीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ में दिल्ली से। मनीष, लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर खराब स्थिति में पहुंचते जा रहा है। सरकार लगातार बड़े बदलाव, सुधार के लिए कदम उठाने की बात कर रही है। क्या जमीन पर आप कोई बदलाव या कोई कदम देख पा रहे हैं? मनीष, आवाज मिल रही है आपको? एयरटेल जुड़ने की कोशिश करेंगे मनीष से, लेकिन तस्वीर एक बार दिखा देते हैं। ये अक्षरधाम की तस्वीर, जहां प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मंदिर को यहाँ की हवा ने अपने आगोश में ले लिया, प्रदूषित हवा। और ये तस्वीर आप देखिए, सफेद धुंध की चादर नजर आ रही है। और हालांकि सरकार तमाम तरह के कदम उठाने की बात कर रही है, ऐसे दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ते जा रहा है, जो कि बहुत खराब है। और एक बार फिर रुक करते हैं सहयोगी मनीष चौरसिया का। मनीष, सरकार के तमाम दावे हवा को सुधारने के लिए, गुणवत्ता को सुधारने के लिए, लेकिन क्या आप कदम देख पा रहे हैं सरकार की ओर से? क्या प्रयास? देखिए, पोल्यूशन के मामले में कम से कम सरकार का जो रवैया है, जो बातें हैं, वो अब साल दर साल रिपीट मोड पर लगती जाती है। पोल्यूशन के पहले, आने के पहले जो वक्त होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके पहले बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, आदेश जारी किए जाते हैं, ग्रैब की बात की जाती है। लेकिन जैसे ही पोल्यूशन का टाइम आता है, या फिर इस बार कहें कि पोल्यूशन के टाइम के और पहले ही आपको चारों तरफ पोल्यूशन दिखना शुरू हो गया है। हम मौजूद इस अक्षरधाम पे, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी यहाँ पर धुंध आपको दिखाई पड़ जाएगी खुली आंखों से। हालांकि धूप अच्छी खासी खिली हुई है, ये धुंध अभी आपको आंखों से दिखाई पड़ रही है। कुछ दिन बाद, आप दिवाली के बाद सोचिए कि धुंध आपकी आंखों में चुभेगी और फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी।
यही हर साल अक्टूबर से शुरू होता है और लगातार चलता जाता है। अभी भी दिल्ली में ग्रैप 1 के जो नियम और शर्तें हैं वो लागू हैं, लेकिन अब क्योंकि आप सोचिए कि संडे को जो AQI था वो लगभग 287 के आसपास था। आज सोमवार है, महज 24 घंटे के भीतर ये AQI एकदम से बढ़कर 307 के आसपास चला गया है। मतलब कहीं ना कहीं लगभग ये 30 पॉइंट और बढ़ गया है। मतलब हालात खराब होने लगे हैं। अब इंतजार इसी बात है कि ग्रैप 2 कब से लागू होगा। अगर ग्रैप 2 लागू होता है तो जाहिर तौर पर बहुत सारे जो नियम कानून है उसको पाबंदी जो है वो झेलना पड़ेगा दिल्ली वालों को। लेकिन जिस सोल्यूशन की बात की जाती है वो एक बार फिर से पोल्यूशन के वक्त बेअसर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी मनीष, क्या कोई ठोस पॉलिसी बनाने की भी आवश्यकता है सरकार को पटाखों को लेकर भी, क्योंकि अभी सुन रहे थे कि पटाखे भी कल खूब चले हैं। मनीषा का आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पटाखों को लेकर वैसे भी सरकार की ओर से दावे तो तमाम किए जाते हैं शुभम, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जनवरी तक पटाखे नहीं चलाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं एक अनोखे टेंट कैफे की, जिसे दिल्ली में DDA ने एक असिता जैव विविधता पार्क में स्थापित किया है। ये टेंट कैफे जल्द ही खुलने वाला है। टेंट कैफे पूरी तरह अस्थायी ढांचा है, जिसे बिना कंक्रीट के पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से तैयार किया गया है। ये कैफे 60 से 70 लोगों के बैठने की क्षमता के साथ तैयार किया है, जहां लोग खाने पीने का लुत्फ उठा सकते हैं। इसकी स्थापना यमुना के बाढ़ मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र को ध्यान में रखते हुए की गई है। कैफे मॉनसून के दौरान बाढ़ की स्थिति में आसानी से हटाया और पुनः स्थापित किया जा सकेगा। इससे पहले महरौली पुरातत्व पार्क और बांसेरा में ये कैफे खोला जा चुका है और इसे लोगों की काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली है। इसके बाद अब असिता पार्क में टेंट कैफे खोलने की तैयारी है। और अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में उठ रहे तूफान की, जिसे इस बार दाना नाम दिया गया है। कई लोग इससे डाना भी कह रहे हैं। फिलहाल तो इस तूफान से दो हाथ करने के लिए बंगाल और ओडिशा की सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान बन रहा है, जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर असर डाल सकता है। बंगाल में कल से बारिश का दौर शुरू होने की बात भी कही जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मछुआरे सावधान रहे। फिलहाल समुद्र में जाने से उन्हें मना कर दिया गया है। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों में सबसे अधिक बारिश की आशंका जताई गई है। कुल मिलाकर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तस्वीरें आप देखिए, डाना से डरना नहीं बल्कि निपटना है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद राज्य सरकारों ने इस चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियां तेज कर दी है। बंगाल की खाड़ी में जैसे ही चक्रवाती तूफान की आहट सुनाई दी, भुवनेश्वर का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एक्टिव हो गया, क्योंकि मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान दाना के बनने की चेतावनी जारी की है, जिसमें अगले 12 घंटे के भीतर अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र के बनने की संभावना जताई गई है, जिसके असर से ओडिशा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। मौसम विभाग की इस चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकारों ने तूफान से निपटने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। As per the report received from the IMD, there is a circulation formed over Bay of Bengal near Andaman and Nicobar Island. In the next 12 hours is likely to form into a depression and move towards Odisha and West Bengal coast. So it is likely to reach Odisha on 23rd and 24th. मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक आज अंडमान द्वीप पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जबकि ओडिशा और बंगाल में 23, 24 और 25 अक्टूबर को भारी से बहुत भारी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी 24 और 25 अक्टूबर को इस चक्रवाती तूफान के असर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
इस बारिश के साथ करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका भी जताई गई है। लिहाजा मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है और लोगों से भी सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। तैयारी की ओर से सभी जिला को हम लोग सतर्क किए हैं और जिला प्रशासन हर एक जगह में पूरा प्रिपेयर्ड है। मुख्यतः जो समुद्र तटवर्ती जिले हैं वहाँ हम लोग रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए और लोगों का सहायता करने के लिए पूरा जिला प्रशासन तैयार है। मुख्यमंत्री इसके बारे में खुद जानकारी ले रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी और एसआरसी उनका मीटिंग भी हो गया है। कोई घबराने का कोई सवाल नहीं है। मैं पूरा का पूरा उड़ीसा वासी को निश्चित करना चाहता हूं कि धीरज रखिए, इसमें विचलित होने का कोई आवश्यक नहीं है। उड़ीसा सरकार पूरा के पूरा तैयारी कर चुके हैं। जो भी परिस्थिति होगा हम लोग उसको सफलता के साथ सामना करेंगे। घबराने का कोई विषय नहीं है। हालांकि आईएमडी ने अभी इस चक्रवाती तूफान के लैंडफॉल की जगह और तीव्रता को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की है, लेकिन ये जरूर बताया है कि इस तूफान का असर भारत के अलावा बांग्लादेश और म्यांमार में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब कुछ खबरें जहां कल चांद निकलने के बाद सुहागन महिलाओं ने व्रत खोला। हर शादीशुदा जोड़े को इस चांद का बेसब्री से इंतजार था। करवा चौथ की खूबसूरत तस्वीरें बॉलीवुड से भी आई है, जहां ये नए नवेले जोड़े की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। धूमधाम से उन्होंने पर्व मनाया। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने भी अपने पति विक्की कौशल के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। इस दौरान उन्होंने पूरे कौशल परिवार के साथ एक प्यारी तस्वीर भी साझा की है। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने भी अपने पहले करवा चौथ की तस्वीरें साझा की है। इन तस्वीरों में वो अपने पति राघव चड्ढा के साथ काफी खुश नजर आई। अभिनेत्री रकुल प्रीत का भी पहला करवा चौथ था। उन्होंने अपने पति जैकी भगनानी के साथ प्यारी तस्वीरें साझा की है। तस्वीरों में रकुल चांद देखकर व्रत खोलती नजर आई है। इनके अलावा शिल्पा शेट्टी, जो सभी फेस्टिवल्स को बहुत धूमधाम से मनाती हैं, उनका करवा चौथ काफी चर्चा में भी रहता है। हर बार पति राज कुंद्रा के लिए करवा चौथ का व्रत वो रखती हैं। इस बार भी उन्होंने करवा चौथ के मौके पर अपनी प्यारी सी तस्वीरें साझा की। इसमें वो पति राज कुंद्रा के साथ ये पर्व मनाती हुई दिख रही हैं। वहीं रवीना टंडन भी करवा चौथ को लेकर काफी उत्साहित नजर आईं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस पर्व से जुड़ी तस्वीरें साझा की। इसमें पूजा का सामान भी नजर आया। पारंपरिक ड्रेस में रवीना काफी खूबसूरत लग रही हैं। इनके अलावा सोनम कपूर और मौनी रॉय ने भी धूमधाम से करवा चौथ का ये पर्व मनाया। वहीं बॉलीवुड स्टार शिल्पा शेट्टी वो अभिनेत्री हैं जो सभी फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाती हैं। उनका करवा चौथ काफी चर्चा में रहता है। हर साल शिल्पा पति राज कुंद्रा के साथ करवा चौथ का व्रत रखती है। इस बार भी उन्होंने करवा चौथ के मौके पर अपनी प्यारी तस्वीरें साझा की। इनमें वो पति राज कुंद्रा के साथ ये पर्व मनाती दिखी। इस बीच शिल्पा करवा चौथ को लेकर काफी उत्साहित भी नजर आई। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस पर्व से जुड़ी तस्वीरें साझा की, जिसमें पूजा का सामान भी नजर आया। वहीं शिल्पा हमेशा की तरह खूबसूरत भी नजर आई। और अब आपको दिया मिर्जा की स्पेशल रैंप वॉक दिखाते हैं। एक फैशन शो में दिया मिर्जा पहुंची तो महफिल में 4 चांद लग गए। दिया मिर्जा पारंपरिक ड्रेस में रैंप वॉक करती नजर आई। दिया मिर्जा का ये लुक आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आज ये देखिए, दिया मिर्जा ने रैंप वॉक किया। यहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई जब दिया का यह अनोखा अंदाज उन्हें रैंप वॉक के जरिए दिखा। तो फैशन शो में दिया मिर्जा पहुंची और कार्यक्रम की शान बढ़ाई। और चलिए अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की। सलमान खान को कई बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। हाल ही में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की सलमान का करीबी बताते हुए हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही एक्टर की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। इस पूरे मामले पर सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। सोमी का कहना है कि वो सलमान की ओर से माफी मांगना चाहती हैं। मैं इन लोगों की जो वायरिंग है उसको मैं समझती हूँ। उसके ऊपर 17 साल से मैं एनजीओ में मैं अब्यूजर्स के साथ डील कर रही हूँ, जो विक्टिम्स को मारते हैं और जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जो बच्चियों को बेचते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेक्स रिंग्स में।
तो लॉरेंस बिश्नोई का स्क्रू ढीला है, उसकी वायरिंग खराब है, बिल्कुल खराब है। और मैं चाहती हूँ कि मैं जब नवंबर में वेकेशन के लिए आऊं तो मैं जो हूँ देवेंद्र भाई से बात करूं, क्योंकि वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल और उन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मैंने उनकी तस्वीर देखी है, वो ज्यादा इज्जतदार आदमी मुझे लग रहे हैं। ये जो है लॉरेंस बिश्नोई, ये बेवकूफ आदमी लग रहा है, क्योंकि वो अपने आप को गैंगस्टर करार दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि सलमान को ये नहीं मालूम था कि वो ब्लैक बक है। सलमान को ये नहीं मालूम था कि वो ब्लैक बक जो है वो इनको वर्शिप, उसकी पूजा करते हैं। क्योंकि जो बिश्नोई ट्राइब है, जो इलाका है, वो इतना एकर्स है, इतना लंबा, इतना बड़ा इलाका है कि वहां पे इतनी हंटिंग की जाती है। तो सलमान को ही टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो सलमान खान है। सलमान अगर सॉरी बोलना चाहे तो वो उनके ऊपर है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, ना मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। आई विश हिम, मैं उनकी फैमिली और उनको आई विश देम द बेस्ट। और मैं नहीं चाहती कि उनकी फैमिली, ना सलमान, ना तब्बू, ना रवीना, ना मनीषा, ना अजय देवगन, ना काजोल, किसी को कोई तकलीफ ना हो। मेरी यही दुआ है, अल्लाह भगवान सब एक है, मेरी यही दुआ है कि किसी को कोई मर्डर ना करे। इंसान को कोई हक नहीं है किसी और इंसान की जान लेने का। हमारे पास जुडिशियल सिस्टम है, हमारे पास वकील है, हमारे पास जजेस बैठे हुए हैं, हमारे पास वकालत है, हमारे पास जो है केसेस होते हैं। तो ये क्या बात हुई कि अगर सलमान की मर्जी है कि वो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। अब आपको लेकर चलते हैं रामनगरी अयोध्या इस बार भी दीपोत्सव पर नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। इस बार दीपोत्सव में 55 घाटों पर 25 लाख दिए जलाकर नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी पर भव्य एरियल ड्रोन शो होगा। इस ड्रोन शो में मेड इन इंडिया ड्रोन अपना करिश्मा दिखाएंगे। इसके साथ ही ग्रीन पटाखों से आतिशबाजी की जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों से पहले रामनगरी को सजाया संवारा जा रहा है। सरयू घाटों की सफाई और रंग रोगन का काम तेज हो गया है। जगमगा उठेगी पूरी अयोध्या नगरी जब एक साथ रोशन होंगे 25 लाख दिए। प्रभु श्री राम की नगरी में बनेगा भव्य दीपोत्सव का नया कीर्तिमान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाला ये पहला दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। इस बार अयोध्या के 55 घाटों पर 25 लाख दिए जलाने का नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। इस कीर्तिमान को हासिल करने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या के घाटों पर करीब 27,000 वॉलंटियर्स की मदद से यह कीर्तिमान अयोध्या नगरी के नाम होगा। प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव रहेगा, तो निश्चित रूप से बहुत भव्य तरीके से होने वाला है। और इसके लिए जो भी हमारे संबंधित विभाग हैं सभी के साथ में एक बैठक हो चुकी है, निर्देश दिए जा चुके हैं। और जो पिछली बार का लक्ष्य था दीप प्रज्वलन का, उससे ऊपर ही रहेगा। और उसके साथ साथ अन्य जो भव्य एक्टिविटीज हैं वो भी इस बार होंगी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का सिलसिला साल 2017 से लगातार जारी है। पहले दीपोत्सव में 1,80,000 दीपक जलाने का रिकॉर्ड अयोध्या के नाम हुआ था। इसके बाद से हर साल दीपोत्सव में अयोध्या नगरी नए रिकॉर्ड बना रही है। इस साल 25 लाख दिए जलाकर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान दर्ज करने की तैयारी है। प्रभु श्री राम की नगरी में पुनः प्राण प्रतिष्ठा की ये प्रथम दीपोत्सव होगा। और इस दीपोत्सव का जो लक्ष्य है वो 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य है। 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने के लिए हमको घाटों पर 28 लाख दीपक की तैयारी करना होगा, जिसमें बाती तेल के साथ तैयार करके गिनीज बुक के जो प्रतिनिधि हैं उनको बताना होगा कि इतने हमारे लक्ष्य के सापेक्ष हमारी ये तैयारी है। घाटों पर 25 लाख दियों के साथ साथ अयोध्या नगरी में
दूसरी जगहों पर भी करीब 3 लाख अतिरिक्त दिए जलाए जाएंगे। इसके साथ ही लेजर शो के जरिए रामायण के अलग अलग खंड का प्रदर्शन भी किया जाएगा। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठेंगे। करीब 2 किलोमीटर के पूरे रास्ते को रोशन करने के लिए डेकोरेटिव वॉल, इलेक्ट्रिक गेट और लाइट पिलर्स बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अयोध्या नगरी का ये अद्भुत श्रृंगार इस साल के दीपोत्सव को और खास बना देगा। अयोध्या दीपोत्सव को लेकर हर वर्ष अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ती आ रही है। इस बार भी पिछले बार के 21 लाख दीपक एक साथ जलने के रिकॉर्ड को तोड़ेगी और 25 लाख दीपकों के नए रिकॉर्ड को बनाने वाली है। तो इस बार दीपोत्सव इसलिए भी खास है कि राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद का यह पहला दीपोत्सव है। इसलिए दीपोत्सव तो खास होने ही वाला है, क्योंकि दीपोत्सव की पहचान ही प्रभु श्री राम से जुड़ी है। और लंका विजय के बाद वापस आने के बाद जब यहाँ पर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे, तो तभी से दीपोत्सव की ये परंपरा शुरू हुई थी। इसलिए इस बार का दीपोत्सव बड़ा खास होने वाला है। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। गुरु नानक ने कहा है कि कठिनाइयों से भरी इस दुनिया में जिसे अपने आप पर भरोसा होता है वही विजेता कहलाता है। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां जरूर मिली होंगी। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।